रेमंड ने हाथ बढ़ाया और समझाया कि उसने कैरोटाइड आर्टरी को दबाया और वेगस नर्व एक्टिवेट की। फिर उसने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा कि ये है एंशंट मिस्टीरियस मेडिसिन। क्रिस्टीन ने रेमंड की तरफ देखा, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। अचानक उसने मुड़कर क्लिनिक से बाहर जाने लगी। रेमंड ने चिल्लाकर कहा कि उसने कुछ भूल गया है। क्रिस्टीन ने नाराज होकर पूछा, क्या? हीलर ने हाथ बढ़ाते हुए कहा कि इलाज का पेमेंट देना बाकी है, 500 पेनीज। क्रिस्टीन ने हाथ बांध लिए, जिससे रेमंड को लगा शायद उसने ज्यादा अमाउंट बोल दिया। क्रिस्टीन ने हीलर की तरफ देखा और मन में सोचा कि उसने एक ऐसी बीमारी को ठीक कर दिया जिसे कोई ठीक नहीं कर सकता था। फिर उसने खुद से पूछा कि मेडिसिन आखिर है क्या? उसने मन में कहा कि वो इसे ऑब्जर्व करना चाहती है, लेकिन उसे पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया। रेमंड ने हाथ बांधते हुए कहा, नो रिफंड। हीलर अचानक उसके पास आई और कहा कि उसने कहा था कि क्लिनिक का टूर मुमकिन नहीं है। क्रिस्टीन ने पूछा, क्या वो टेम्पररी अप्रेंटिस बन सकती है? ये सुनकर रेमंड बहुत हैरान रह गया और पूछा, क्या वो सच में सीरियस है? तभी एक नोटिफिकेशन सामने आया जिसमें लिखा था कि क्रिस्टीन ट्रेनिंग के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। लड़की ने बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ रेमंड की तरफ देखा और जवाब का इंतजार करने लगी। रेमंड ने उसे देखते हुए मन में सोचा कि अगर उसके डचेस वाले स्टेटस को न गिना जाए तो वो एक बी रैंक हीलर है और पेशेंट्स के बीच उसकी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, खासकर आम लोगों में, लेकिन फिर भी ये मुमकिन नहीं है। रेमंड ने अचानक दृढ़ता से कहा, नहीं। ये सुनकर पास खड़े हैंसन शॉक्ड रह गए। क्रिस्टीन ने हाथ फैलाते हुए पूछा, क्यों? उसने ये भी जोड़ा कि उसने सुना है रेमंड ने अप्रेंटिसेस के लिए रिक्रूटमेंट खोला है। रेमंड ने मन में जवाब दिया कि जब उसने अनाउंसमेंट किया था तब उसने नहीं सोचा था कि क्रिस्टीन जैसी लोग अप्लाई करेंगे। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने उत्साह से पूछा, क्या क्रिस्टीन मेडिसिन को लेकर सच में चिंतित है? क्या उसने अभी अभी उसे दिखाया नहीं कि मेडिसिन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती? क्रिस्टीन ने शांत स्वर में जवाब दिया कि उसे पता है। उसने ये भी जोड़ा कि उसकी हीलिंग पावर बी रैंक है, लेकिन फिर भी कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें हाई लेवल हीलिंग से भी ठीक नहीं किया जा सकता। रेमंड ने सोचा कि अब क्रिस्टीन क्या कहने वाली है। लड़की ने हाथ उठाया और मन में पूरी सीरियसनेस के साथ कहा कि वो मेडिसिन सीखना चाहती है और कॉन्टिनेंट की सबसे बेहतरीन हीलर बनना चाहती है और हर पेशेंट का इलाज करना चाहती है। ये सुनकर रेमंड बहुत शर्मिंदा हो गया और मन में सोचा कि उसका गोल भी तो यही है, भले ही वो वेल्थ और फेम भी एंजॉय करना चाहता है। क्रिस्टीन ने आगे कहा कि वो ऐसे हीलर के साथ काम करना चाहती है जो पेशेंट्स के बारे में सोचता हो। उसने ये भी कहा कि शायद स्टूडेंट्स रेमंड की रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो पेशेंट्स की केयर को लेकर बहुत सिंसियर है। रेमंड ने गहरी सांस ली और माना कि क्लिनिक में फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है, इसलिए अगर क्रिस्टीन यहां काम भी करे तो उसे सैलरी नहीं मिल पाएगी। हीलर ने हाथ बांधते हुए कहा कि उसे पैसे की परवाह नहीं है। रेमंड ने सरप्राइज में पूछा, क्या क्रिस्टीन ने अचानक कहा कि अगर पैसे की दिक्कत है तो वो ट्यूशन पे कर सकती है? उसने उंगली चटकाई और पूछा, क्या 500 पेनी महीने की प्राइवेट लेसन्स के लिए काफी होंगे? ये सुनकर रेमंड बहुत हैरान रह गया और मन में सोचा कि अगर वो किसी हीलर को हायर करता तो उससे ज्यादा खर्च होता, लेकिन क्रिस्टीन की ऑफर से उसे लगभग 1 पेनी का फायदा होगा। उसने उंगली होंठों पर रखी और मन में कहा कि उसने क्रिस्टीन के ड्यूकल टाइटल को क्लेम नहीं किया और फिर पूछा, क्या अच्छा नहीं होगा अगर वो पेशेंट्स जो क्रिस्टीन पहले देखती थी अब उसे फॉलो करें? ये सोचते हुए उसने प्रोस और कॉन्स को वेग करना शुरू किया। तभी क्रिस्टीन ने कहा कि अगर 500 कम है तो 600 या 700 भी दे सकती है। ये सुनकर रेमंड बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत क्रिस्टीन का हाथ थामा और कहा कि उसे क्लिनिक में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर सूरज तेज चमक रहा था। दूसरी तरफ गलमान ने कहा कि उसने बे रीजन में इन्फेक्शन फैलाने वालों को पकड़ लिया है और जैसा रेमंड ने प्रिडिक्ट किया था वही सही निकला। गालमान ने भौहें सिकोड़ते हुए मेनेसिंगली कहा कि ये सब ड्रॉन किंगडम के स्काउंड्रल्स का काम लग रहा है। ओडिन ने नजरें फेर लीं और मन में सोचा कि बहुत संभव है कि वही लोग उस पर हुए असैसिनेशन अटेम्प्ट के पीछे भी हों, और अगर रेमंड न होता तो शायद हालात और बिगड़ जाते। उसने सर्वेंट की तरफ देखा और कहा कि अभी उनके पास पर्याप्त एविडेंस नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि सब कुछ सीक्रेट रखा जाए और ये न जताया जाए कि उन्हें सब पता है।
गालमन ने झुककर कहा कि वो समझ गया। एम्परर ने गुस्से में कहा कि अगर वो चुपचाप बैठे रहे तो दुश्मन फिर से हरकत में आ जाएगा, और तब तक उन्हें इतना एविडेंस इकट्ठा कर लेना चाहिए कि उस बास्टर्ड बैराड को डिच में फेंक सकें। गालमन ने मन में सोचा कि यही वो आदमी है जो ड्रॉन किंगडम को चला रहा है। ड्रॉन किंगडम के पीछे से कोई और ताकत काम कर रही थी जो यंग किंग की जगह डिसीजंस ले रही थी, इसलिए वर्स्ट केस सिनेरियो भी हो सकता था। एम्परर को पता था कि उन्हें युद्ध की तैयारी करनी होगी। सर्वेंट ने हाथ उठाकर रेमंड को धन्यवाद दिया, क्योंकि उसी की वजह से यह कंफर्म हो पाया कि यह सब ड्रॉन किंगडम का काम है। फिर उसने पूछा, क्या रेमंड को कोई रिवॉर्ड देना बेहतर होगा? ओडिन गुस्से में चिल्लाया कि अभी सिचुएशन पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई है, इसलिए रिवॉर्ड देना जल्दी होगा। उसने नीचे देखा और मन में सोचा कि शायद उसे अनऑफिशियल रिवॉर्ड दिया जा सकता है। एम्परर ने सीने पर हाथ रखते हुए कहा कि वो जल्द ही पेनन की क्लिनिक पर विजिट करेगा। गालमन ने मुस्कुराते हुए कहा कि बैरोनेट पेनन को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलेगी जब रिवॉर्ड पेशेंट्स के बेनिफिट के लिए हो। कुछ दिन बाद रेमंड एक सैड पेशेंट के सामने बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने मन में खुशी से सोचा कि वो जल्द ही अमीर बनने वाला है। उसके असिस्टेंट्स पास की टेबल पर बैठे थे। लायन ने थककर कहा कि इतने सारे पेशेंट्स की वजह से काम मुश्किल हो गया है, लेकिन मास्टर की मुस्कान नहीं रुकी। लायन ने दुख से पूछा कि वो कब ऐसा बन पाएगा। हैंसन ने जवाब दिया कि रेमंड जैसा बनना मुश्किल है, क्योंकि वो उनसे बहुत अलग है। क्रिस्टीन ने हाथ सीने पर बांधते हुए सोचा कि रेमंड पेशेंट्स को देखकर इतना खुश कैसे हो सकता है। उसने मन में कहा कि पिछले कुछ दिनों का अनुभव ये दिखाता है कि मेडिसिन एक हीलिंग आर्ट है जिसकी पोटेंशियल इन्फिनिट है। लड़की ने गुस्से में सोचा कि रेमंड पेशेंट्स को देखकर इन्फिनिटली खुश होता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटेगी, चाहे उसका ओपोनेंट उसका मास्टर ही क्यों ना हो। रिया सीढ़ियों से नीचे आया और सब कुछ देख रहा था। उसने नीचे देखा और मन में कहा कि ऐसा क्यों लग रहा है कि मास्टर को बस पैसे कमाने में मजा आता है। रेमंड ने मैसेजेस में पढ़ा कि उसकी एक्सपीरियंस तेजी से एक्यूमुलेट हो रही है और उसका लेवल भी बढ़ रहा है। उसने स्टेटस खोला और अपने डेटा को पढ़ना शुरू किया, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स खोली और अपने बारे में सारी जानकारी पढ़ी। पेशेंट को एग्जामिन करते हुए उसने सोचा कि उसका लेवल क्या है, लेकिन कंपेयर करने के लिए कोई आसपास नहीं था। रेमंड ने गुस्से में मन में कहा कि ये डर्टी बास्टर्ड चाइल्ड वाला टाइटल कब हटेगा। उसने मैसेज में पढ़ा कि इस टाइटल को हटाने के लिए उसे आउटस्टैंडिंग फेम चाहिए। रेमंड ने पेशेंट के सामने झुकते हुए सोचा कि ये स्टेटस कभी तो हटेगा। फिर उसने मन में पूछा कि जब वो लेवल 100 पर पहुंचेगा तब क्या होगा। नोटिफिकेशन में उसने पढ़ा कि क्लास फॉर्म बढ़ रही है। उसने सोचा, क्या इसका मतलब है कि उसका क्लास स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से प्रोफेशनल डॉक्टर में अपग्रेड हो रहा है। नोटिफिकेशन पैनल को देखते हुए उसने मलिशियसली सोचा कि यह बहुत अच्छा है। उसने तुरंत हैंसन को चिल्लाकर कहा कि उनके पास स्टैमिना बढ़ाने के लिए बीफ है। क्रिस्टीन ने पूछा, क्या उन्होंने कल भी बीफ खाया था? हैंसन ने सबकी तरफ मुड़कर कहा कि अगर आप मास्टर की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं तो बीफ सिर्फ एंड्योरेंस के लिए नहीं बल्कि इम्यूनिटी के लिए भी है। रेमंड ने मुस्कुराते हुए लिंडन और क्रिस्टीन की तरफ देखा, जिन्होंने चिल्लाकर कहा कि वो जाकर मीट खरीदेंगे। रेमंड का चेहरा अचानक बदल गया। उसने मैसेजेस में देखा कि एक सडन टास्क आ गया है जो क्राइसिस सिचुएशन में एक्टिवेट हुआ है। रेमंड ने हैरानी से पूछा, क्राइसिस सिचुएशन? उसने उंगली आगे बढ़ाई और मन में कहा कि सब कुछ तो परफेक्टली चल रहा था, फिर यह डेंजर कहां से आया। उसने नोटिफिकेशन पैनल खोला और देखा कि टास्क है क्लिनिक की रक्षा करना, क्योंकि एक कॉन्स्पिरेटोरियल पेशेंट क्लिनिक में आया है। लेकिन उस बैड पेशेंट को बचाना भी जरूरी है और फिर पता लगाना है कि इसके पीछे कौन है और उससे बदला लेना है। रेमंड ने कंफ्यूजन में अपना सिर पकड़ लिया। रेमंड ने कंफ्यूजन में सिर खुजलाया और चारों तरफ देखा। उसके चेहरे पर पसीने की एक बूंद आ गई और उसने मन में पूछा, क्या इन पेशेंट्स में कोई कॉन्स्पिरेटर छिपा हुआ है? उसी समय मेपल क्लिनिक में बैरन कैंटन एक चेयर पर बैठा था। उसने पूछा, क्या वो सच में पहुंच चुका है? उसके सबॉर्डिनेट ने हाथ पीछे बांधकर जवाब दिया, हाँ, और अब धीरे धीरे लाइट वर्क शुरू करेगा। फिर उसने हाथ उठाकर कहा कि क्योंकि एक एक्टर अंदर आ चुका है, अब रेमोंड का काम खत्म समझो। डायरेक्टर ने स्टेक का एक टुकड़ा काटते हुए कहा कि यह सच है। उसने ये भी जोड़ा कि उसे एक्टर की एक्टिंग स्किल्स पर पूरा भरोसा है।
क्योंकि वो कैपिटल का सबसे बेहतरीन परफॉर्मर है। उसने उस हायर्ड एक्टर को याद किया और कहा कि वो एक स्विंडलर है। नहीं, वेट, उसे प्रोफेशनल डिसीवर कहना बेहतर होगा। कुछ घंटे पहले वो आदमी कैंटन के सामने खड़ा था और कह रहा था कि जैसा तय हुआ था, ट्रीटमेंट के बाद वो सीवियर साइड इफेक्ट्स का नाटक करेगा। बैरन ने कहा कि सिंपल गेम काम नहीं करेगा। उसने जोड़ा कि मेडिकल अटेंशन लेने के बाद उसे जहर पीना होगा। ये कहते हुए उसने उस आदमी को पॉइजन की बोतल थमा दी। डिसीवर ने बोतल लेते हुए उत्साह से पूछा, क्या डायरेक्टर सच में उसे जहर पीने का आदेश दे रहा है? डायरेक्टर ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, तुम ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मेपल क्लिनिक जिम्मेदारी लेगा और तुम्हें हील करेगा। जब डिसीवर चला गया तो एक आदमी बॉस के पास आया और पूछा, अगर एक्टर ने प्लान के मुताबिक पॉइजन पी लिया तो क्या वो उसे हील करेगा? बैरन ने अपनी सबॉर्डिनेट की तरफ कोने से देखा और मॉकिंग अंदाज में पूछा, क्या ऐसी बात पूछनी जरूरी है, क्योंकि उन्हें तो उसकी मौत चाहिए थी। उसने रूमाल से मुंह पोंछा और जोड़ा कि इससे बहुत ड्रामेटिक इफेक्ट मिलेगा। ये सुनकर डायरेक्टर का सर्वेंट ने हाथ बांध कर कहा कि ये तो और भी अच्छा है, क्योंकि एक्टर का मुंह बंद करके वो एविडेंस भी खत्म कर देंगे। खुशी में उन्होंने शैंपेन की बोतल खोली। बैरन ने आंखें बंद कीं और कहा, शैंपेन पीते हैं और अच्छे न्यूज़ का इंतजार करते हैं। उन्होंने ग्लासेस क्लिंक किए और कहा कि ये टोस्ट है। मेन कैरेक्टर के डाउनफॉल के नाम शाम हो चुकी थी। सूरज ढल रहा था। डायरेक्टर का सबॉर्डिनेट टेबल पर सो रहा था, हाथ में ग्लास था, और कैंटन अब भी शैंपेन पी रहा था। उसके चेहरे पर एक ऑमिनस मुस्कान थी। उसने मन में सोचा कि अब अच्छे न्यूज़ आने ही वाला है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। डायरेक्टर ने नाराज होकर पूछा, इतनी रात को कौन है? फिर उसने उन्हें अंदर आने की अनुमति दी। दरवाजा खुला और 2 नाइट्स अंदर आए। उन्होंने पूछा, क्या वो कैंटन है? बैरन टेंस हो गया और पूछा, क्या हो रहा है? उसने हाथ फैलाया और कहा कि शायद नाइट्स गलती से यहां आ गए हैं। लड़कों ने डायरेक्टर की तरफ बढ़ते हुए कहा कि उस पर मर्डर इंसाइट करने का आरोप है। यह सुनकर कैंटन बहुत हैरान रह गया। उसने पीछे हटते हुए जोर से चिल्लाया, क्या तुम लोग पागल हो गए हो? ये कैसी रिडिक्युलस एक्यूजेशंस हैं? तभी अचानक रेमंड की आवाज सुनाई दी, जिसने कहा कि एक्यूजेशन रिडिक्युलस है या नहीं, बैरन को अब हैंडकफ किया जा चुका है। रेमंड ने हाथ उठाया और मेनेसिंगली कहा कि अब सब कुछ रिवील होने वाला है। डायरेक्टर को रेमंड के सामने लाया गया। उसने गुस्से में चिल्लाया कि वो यहां क्यों है। नाइट ने जवाब दिया कि हीलर एक विटनेस के तौर पर साथ आया है। यह सुनकर बैरन चिल्लाया कि यह सब उसे बदनाम करने की साजिश है। तभी दरवाजे के पीछे से एक आदमी की आवाज आई। एक्टर बाहर आया। उसने हाथ फैलाए और पूछा, क्या उसने ही ये पूरा खेल शुरू नहीं किया था? उसी दिन रेमंड की क्लिनिक में रेमंड किचन में खड़ा था। हाथ बांधे हुए रेमंड ने आंखें बंद कीं और कंफ्यूजन में सोचा कि कुछ बहुत बुरा होने ही वाला था। उसने उस लड़के का चेहरा याद किया और मन में कहा कि कभी उसने सोचा भी नहीं था कि वो अच्छा इंसान ही कॉन्स्पिरेटर निकलेगा। कुछ घंटे पहले रेमंड मुस्कुराते हुए एक पेशेंट से बोला कि अपने कपड़े उठाओ। तभी पीछे से जोरदार चीखें सुनाई दीं। रेमंड ने पेशेंट से कहा कि थोड़ा इंतजार करो और वो चीखों की तरफ दौड़ पड़ा। उसने पूछा, क्या हुआ? लड़की ने कंफ्यूजन में एक लड़के की तरफ इशारा किया जो जमीन पर पड़ा दर्द में कराह रहा था। रेमंड उसके पास झुका और मन में कहा कि उसने तो उसे फीवर कम करने की दवा दी थी, लेकिन अब उसकी सांसें फूल रही थीं। रेमंड ने नीचे देखा और जमीन पर एक बोतल पड़ी थी। उसे समझ आ गया कि पेशेंट ने जहर पी लिया है। रेमंड ने उसे धीरे से उठाकर बेड पर बैठाया और जब उसे पता चला कि वो कॉन्स्पिरेटर है तो उसने क्रिमिनल से बयान लिया, जो होश में आने के बाद इंस्टिगेटर का नाम बता सका। रेमंड ने राहत की सांस ली और मन में कहा कि अगर कुछ गलत हो जाता तो उसकी गलती होती। तभी रेमंड के कमरे का दरवाजा जोर से खुला। लड़का घुटनों के बल गिर पड़ा और चिल्लाने लगा कि अगर उसे पता होता कि यह जहर इतना खतरनाक है तो वो कभी नहीं पीता। अब वो बदला लेना चाहता है। रेमंड ने स्मर्क करते हुए पूछा, बदला? लड़के ने हाथ फैलाकर गुस्से में पूछा। क्या कैंटन ने उसे जहर पीने को नहीं कहा? सिर्फ पेनन क्लिनिक से जलन की वजह से क्रिमिनल ने बिट्रेयल महसूस किया और अब वो रेमंड के साथ हो गया। बैरन ने सब कुछ डिनाई किया और पूछा, उसने कब ऐसा कहा? रेमंड ने अचानक पूछा, क्या वो अब सब कुछ पूरा चुकाने को तैयार है? डायरेक्टर ने नाइट्स की तरफ मुड़कर चिल्लाया कि वो भी पागल हैं।
जो बिना एविडेंस के यकीन कर रहे हैं। नाइट ने पॉइजन की बोतल आगे बढ़ाते हुए कहा कि एविडेंस है, क्योंकि कुछ समय पहले उसने अपने सबॉर्डिनेट को क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से यही पॉइजन लाने का आदेश दिया था। कैंटन ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और पूछा, उन्होंने ये कैसे किया? नाइट ने उसे इंटरप्ट करते हुए कहा कि उनके पास एक इन्फॉर्मेंट था। रेमंड ने मन में कहा कि वही इन्फॉर्मेंट वो खुद है। उसे पता था कि अगर ये क्रिमिनल गिल्ड से जुड़ा है तो ये बे रीजन ही होगा, और वहां बहुत लोग हैं जो उसकी मदद करना चाहते हैं। कैंटन को पकड़कर ले जाया गया और वो जोर से चिल्लाया कि उसे छोड़ दो। उसने पीछे मुड़कर रेमंड को स्काउंड्रल कहा। रेमंड ने हाथ सीने पर बांधकर जवाब दिया कि इंसान को राइटियस तरीके से जीना चाहिए। डायरेक्टर ने जोर से पूछा, उसने क्या कहा? रेमंड उसके पास झुककर बोला कि उसे जेल में उन पेशेंट्स के सामने रिपेंटेंस करना चाहिए जो उसकी गलत दवाओं की वजह से सफर हुए हैं। उसने मेनेसिंगली जोड़ा कि डायरेक्टर की वजह से बहुतों ने खून के आंसू बहाए हैं। इस समय जेल में कैंटन बार्स के पीछे बैठा था। उसने मन में कहा कि उसे लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा मिली है। उसने दांत भींचे और रेमंड को याद किया। उसने सोचा कि उसने इंटेरोगेशन के बिना ही सब कुछ कन्फेस कर दिया। डायरेक्टर ने मन में कहा कि अगर उसे ब्राइब देना पड़े तो भी उसे सजा कम करानी चाहिए। अकेले एक पेन हाथ में लिए रेमंड टेबल पर बैठा था। उसने पेपर साइन करते हुए कहा कि कैंटन का केस अटमोस्ट सीरियसनेस से कंसिडर किया जाना चाहिए। उसने दुख से जोड़ा कि मेपल क्लिनिक ने अब तक बहुत सारे पाप किए हैं। गालमन ने जवाब दिया कि उसे बहुत अफसोस है, क्योंकि उसे सबसे पहले इसमें हाथ डालना चाहिए था। एम्परर ने दांत भींचते हुए कहा कि मेपल क्लिनिक की टिरनी की वजह से ये पता ही नहीं कि कितने लोग सफर कर चुके होंगे। गालमन ने पेपर की तरफ देखा और मन में कहा कि अगर रेमंड न होता तो ये मोनोपोली अब भी चलती रहती। रेमंड ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा कि उसे कुछ परेशान कर रहा है। सर्वेंट टेबल के पास आया और कहा कि अगर मेपल क्लिनिक बंद हो गई तो आम लोगों के पास इलाज के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ओडिन ने जवाब दिया कि और भी क्लिनिक्स होंगी, इसलिए चिंता की जरूरत नहीं है। अगर एक क्लिनिक को चुना जाए तो उसे डेवलप करने में मदद मिल सकती है। गालमन ने हैरानी से पूछा, क्या एम्परर सच में ये कहना चाहते हैं कि वो उस क्लिनिक को इंपीरियल लेवल तक उठाएंगे? ओडिन ने सोचा और कहा कि यह मुश्किल है, क्योंकि वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और उनके पास न तो फाइनेंसेस हैं न फ्रीडम। लेकिन उन्होंने कहा कि इंपीरियल फैमिली की तरफ से लाइफ लॉन्ग वेलबीइंग की गारंटी दी जा सकती है। गालमन ने सोचा कि अगर किसी क्लिनिक को इंपीरियल फैमिली की गारंटी मिल जाए तो वो अकेले भी ग्रो करता रहेगा। सर्वेंट पास आया और पूछा, क्या एम्परर ने किसी जगह के बारे में सोचा है? ओडिन ने सिर हाथ पर टिकाते हुए कहा कि वो मेपल क्लिनिक जैसे लालची जगहों से बचना चाहता है, इसलिए वो ऐसी जगह चुनेगा जो सच में लोगों की केयर करती हो। उसने तुरंत टेबल से उठते हुए गालमन को बुलाया। क्लोक ओढ़ते हुए उसने कहा कि एक सीक्रेट ट्रिप की तैयारी करो और वो अपनी आंखों से देखकर फैसला करेगा। शाम हो चुकी थी। शहर की गलियां लोगों से भरी थीं। गलमैन और ओडिन एक बेंच पर बैठे थे। पहले ने स्ट्रेच करते हुए कहा कि सब लोग सिर्फ रेमंड की तारीफ करते हैं और उसकी क्लिनिक में अब ज्यादा पेशेंट्स आते हैं। उसने नजरें फेरते हुए जोड़ा कि वहां काम करने वाले हीलर्स और पेशेंट्स बहुत खुश हैं। एम्परर अचानक खड़ा हुआ और कहा कि लगता है उन्होंने सब कुछ देख लिया है, अब वापस चलने का समय है। अगले दिन एम्परर्स पैलेस में थ्रोन रूम में बहुत लोग इकट्ठा थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि अगर मेपल क्लिनिक को अचानक सस्पेंड कर दिया गया तो पेशेंट्स को बहुत मुश्किल होगी, इसलिए फैसले पर दोबारा विचार किया जाए। ओडिन ने क्राउड की तरफ ठंडी नजरों से देखा और कहा कि कैंटन ने कई नोबल्स को ब्राइब किया है और उसने सब कुछ जर्नल में लिखा है। उसने ये भी कहा कि उसने वो जानकारी अभी नहीं देखी है, लेकिन अगर लोग ऐसी पिटीशन सबमिट करते रहे तो वो देखेगा। ये सुनकर लोग गुस्से में आ गए। एम्परर ने बात खत्म करते हुए कहा कि वो अपना मन बदल सकता है। ये कहते हुए उसने आर्म रेस्ट पर जोर से हाथ मारा। फिर उसने हाथ उठाकर सख्ती से कहा कि उन्हें लोगों के बेनिफिट के लिए एक असली पिटीशन बनानी चाहिए। ये सुनकर लोग धीरे धीरे वहां से चले गए। जब एम्परर अकेले गालमन के साथ रह गया तो उसने सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि उसे चिंता है कि उसकी मौत के बाद क्या होगा। उसके सबऑर्डिनेट ने हाथ बढ़ाकर कहा कि उसे हमेशा जीना चाहिए। फिर पूछा कि क्या वो एक सोर्ड मास्टर होने के नाते लंबे समय तक शासन नहीं कर सकता।
ओडिन ने थॉटफुल एक्सप्रेशन के साथ कहा। कौन जानता है, उसने सीने पर हाथ रखते हुए सोचा कि काउंट हेलन की हीलिंग से उसकी खांसी तो चली गई है, लेकिन उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ रही है। अगर 3 में से कोई भी प्रिंस थ्रोन इनहेरिट करता है तो वो यकीन से नहीं कह सकता कि वो नोबल्स का रेजिस्टेंस झेल पाएगा। भले ही उन बच्चों को सपोर्ट मिला है, लेकिन उनके पास उसे इस्तेमाल करने की स्किल्स नहीं है। पहले प्रिंस पेटन को क्राउन प्रिंस बनाए जाने के तुरंत बाद एक्सीडेंट हो गया था। एम्परर ने मन में कहा कि उसके लिए बहुत बुरा हुआ। गलमन ने ओडिन को उसकी सोच से बाहर निकाला और बताया कि वो सर्टिफिकेशन प्लेट तैयार हो चुकी है। कुछ समय बाद पत्थर की सड़क पर घोड़े दौड़ रहे थे और कैरेजेस खींच रहे थे। गालमन रेमंड की क्लिनिक में अवार्ड देने के लिए पर्सनली आया। रेमंड ने सर्टिफिकेशन प्लेट हाथ में ली और गहराई से झुककर हिज मैजेस्टी का धन्यवाद किया। गालमन ने रेमंड के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि अब से वो एम्पायर के सब्जेक्ट्स के बेनिफिट के लिए काम करे। रेमंड ने सिर उठाया, लेकिन उसके चेहरे पर साफ था कि वो बहुत अपसेट है। गालमन ने यह देखा और सरप्राइज में पूछा। रेमंड होश में आया और मुस्कुराते हुए कहा कि उसके लिए यह बहुत बड़ा सम्मान है। फिर उसने आंखें बंद करते हुए कहा, शायद कुछ और। गालमन ने हैरानी से पूछा, क्या? लेकिन रेमंड ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, कुछ नहीं। एम्परर के सबऑर्डिनेट के सामने खड़ा रेमंड बहुत गुस्से में था और मन में सोच रहा था, क्या अवार्ड बस इतने पर ही खत्म हो जाएगा? गालमन ने मुस्कुराते हुए कहा कि इंपीरियल फैमिली हाल की फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे सकती, लेकिन एक छोटा रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। ये कहकर वो चला गया। रेमंड ने अपने स्टूडेंट्स की तरफ देखा और मन में कहा कि जब उसे पता चला कि उसे इंपीरियल सर्टिफिकेट मिलेगा तो वो बहुत खुश हुआ था, लेकिन बस इतना ही। उसके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान थी और उसने मन में कहा कि ह्यूस्टन एम्पायर शुरू से ही एक गरीब देश रहा है और अब युद्ध की तैयारी की वजह से और भी ज्यादा। लेकिन 10,000 पेनी का रिवॉर्ड उसकी क्लिनिक की हालत सुधारने के लिए काफी नहीं है। लड़कों ने सर्टिफिकेट को उत्साह से देखा। रेमंड ने सिर उठाया और मन में कहा कि उसने सोचा था कि कॉमनर्स के आने पर उसे कुछ पैसे मिलेंगे, लेकिन उल्टा अब उसे मूव करना पड़ेगा क्योंकि पेशेंट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। आखिरकार ये जगह तो एक फैमिली होम के तौर पर बनाई गई थी। रेमंड ने ऊपर कोलैप्स्ड फ्लोर की तरफ देखा और मन में पूछा कि कैपिटल में बिल्डिंग्स का रेंट इतना महंगा क्यों है। उसने दांत भींचते हुए नाराजगी से सोचा कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि अंदर बची हुई बिल्डिंग्स हॉस्पिटल के लिए सूटेबल नहीं है। रेमंड ने क्रिस्टीन की तरफ देखा, जिस पर वो बहुत भरोसा करता था। लड़की ने उसे बताया कि वो एक अबैंडन्ड चाइल्ड है, इसलिए उसके पास पैसे नहीं हैं, और उसने अपनी ट्यूशन दूसरे सीटीआईसी में काम करके चुकाई। रेमंड ने आंसुओं के साथ जवाब दिया कि उसे अपनी ट्यूशन नहीं चुकानी चाहिए, क्योंकि रेमंड ने उसे 2 सैलरीज दी थीं। उसने मन में कहा कि वो गरीबों से फ्री में काम नहीं करवा सकता। रेमंड सीढ़ियां चढ़ते हुए मन में सोच रहा था कि ये सब उन लालची नोबल लैंड ओनर्स की वजह से है। उसने दृढ़ता से तय किया कि वो सबसे बेहतरीन हीलर बनेगा और अपनी खुद की बिल्डिंग्स बनाएगा, ताकि उसे होमलेस होने का दुख कभी ना हो। रेमंड ने तुरंत नोटिफिकेशन देखा, जिसमें लिखा था कि उसे एक नया अचीवमेंट मिला है, ए हीलर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंपीरियल फैमिली। साथ ही एक बोनस लेवल अप। रेमंड को 20 स्किल पॉइंट्स मिले और उसकी रेप्यूटेशन भी बहुत बढ़ गई। उसकी रेप्यूटेशन ने नया लेवल पार कर लिया और उसे एक नया टाइटल मिला। रेमंड ने उसका नाम पढ़ा, अ पर्सन हु हैज रिसीव्ड द फेवर ऑफ द कॉमन पीपल, और इस टाइटल के साथ उसे एडिशनल इफेक्ट्स भी मिल सकते हैं। स्क्रीन पर क्वेस्ट का एक्सप्लेनेशन लिखा था कि ये टाइटल उन लोगों को मिलता है जो कॉमन पीपल के बीच पॉपुलर होते हैं। रेमंड ने हाथ ऊपर उठाया और उसका शरीर माना से घिर गया। उसने नोटिफिकेशन स्क्रीन की तरफ हाथ बढ़ाया और 20 बोनस स्किल पॉइंट्स हासिल किए। रेमंड ने खुशी से मुस्कुराते हुए मन में कहा कि उसे नया टाइटल और बोनस लेवल अप मिला है, लेकिन फिर वो थोड़ा झुक गया और मन में कहा कि वो खुश तो है, लेकिन इतना भी नहीं, इसीलिए अब उसे बस मीट खाना है। राल रेमंड के पास दौड़ता हुआ आया और जोर से पुकारा। रेमंड ने धीरे से सीढ़ियां उतरते हुए कहा कि वो बिल्कुल सही समय पर आया है, क्योंकि अब वो मीट खाने जा रहे हैं। तभी राल ने मेनेसिंगली चिल्लाया कि अब प्रॉब्लम मीट की नहीं है, कुछ हुआ है। रेमंड ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ? ये सोचते हुए कि हर बार जब वो रैल को मीट ऑफर करता है तो भले ही वो नखरे करे, लेकिन आखिरकार खुशी से खा ही लेता है। राल ने रेमंड को एक लेटर दिया और कहा कि सैल से इनविटेशन आया है।
सारे लड़के टेबल पर इकट्ठा हो गए। रेमंड ने लेटर को ध्यान से देखा और कंफ्यूजन में सोचने लगा कि साल्म तो कैपिटल का सबसे ईविल मनी लेंडर है। उसने समझने की कोशिश की कि उसने इनविटेशन क्यों भेजा। रेमंड ने लेटर खोला और पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था कि पीएम एक ऐसा बिजनेस प्रपोजल देना चाहता है जिससे उन्हें बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। सबने ध्यान से पढ़ा कि इसमें कोई लॉस नहीं होगा। लेटर के अंत में लिखा था कि रेमंड अपनी सुविधा के अनुसार साल्म से मिलने आ सकता है। रैल्फ ने होंठ भींचते हुए मन में कहा कि साल्म तो उन लोगों से पैसे उगाहने के लिए जाना जाता है जो कुछ समझ नहीं पाते। तभी क्रिस्टीन ने कहा कि ये तो ईवल से भी बदतर है। उसने जोड़ा कि वो कहना नहीं चाहती थी, लेकिन उनके डच्ची को भी साल्म की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। रेमंड ने डरते हुए पूछा, कैसे? क्रिस्टीन ने उसकी तरफ देखा और कहा कि उसका भाई जो परिवार का उत्तराधिकारी था, साल्म के लालच में आ गया और गैम्बलिंग में बहुत पैसा हार गया। उसने मुड़ते हुए सलाह दी कि इस इनविटेशन को अब भी जला देना बेहतर होगा। रैल्फ ने पुष्टि की कि लड़की बिल्कुल सच कह रही है और कहा कि वो लेटर जलाने जा रहा है। तभी रेमंड ने हाथ उठाकर कहा, रुको। रैल्फ ने हाथ आगे बढ़ाते हुए नाराजगी से कहा कि साल्म जरूर कुछ प्लान कर रहा है। रेमंड ने गंभीरता से सोचा कि शायद उसे उससे बात करनी चाहिए, क्योंकि उसे अभी तक ये नहीं पता कि उसका बिजनेस असल में है क्या। क्रिस्टीन ने जोड़ा कि ये तो साफ ट्रैप है और रेमंड को पता है, लेकिन उसकी करंट हालत को देखते हुए उसे इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्लिनिक में ब्राइट सनलाइट आ रही थी। हैंसन ने मुस्कुराते हुए कहा कि सब लोग गलत सोच रहे हैं। उसने कहा कि मास्टर साम से मिलने कुछ पेनीज के लिए नहीं जा रहा। रेमंड ने कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखा। हैंसन ने मुट्ठी भींचते हुए जोड़ा कि रेमंड उससे मिलने जा रहा है ताकि उन पेशेंट्स की ब्लडी टीयर्स मिटा सके जो साल्म की वजह से सफर हुए ऑकवर्ड साइलेंस फैल गया। रेमंड ने पीछे मुड़कर मन में कहा कि साल्म तो सबसे वर्स्ट लोन शार्क के नाम से जाना जाता है, खासकर उन पेशेंट्स के पास जानबूझकर पहुंचता है जिनके पास इलाज के पैसे नहीं होते। वो एक ऐसा भयानक इंसान है जो हाई इंटरेस्ट पर लोन देता है और लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करता है। रेमंड ने हैरानी से कहा कि उसने ऐसी चीजों के बारे में सुना तो था, लेकिन हाई इंटरेस्ट लोन पेशेंट्स के लिए ये लोन उनकी जरूरत और डेस्परेशन का फायदा उठाकर दिया जाता है। साल्म और बैरन कैंटन की पार्टनरशिप। एम्पायर के हीलर्स के बीच एक सीक्रेट थी। ये सब सुनने के बाद हैंसन ने रेमंड के चेहरे पर सैडनेस देखी। फिर उसने दृढ़ आवाज में कहा कि मास्टर अब इस इनजस्टिस को ठीक करने के बारे में सोच रहा है। जो पेशेंट्स ने साल्म की वजह से झेली है, उसने हाथ बांध ली और रेमंड को एक एंजल की तरह इमेजिन किया जो पेशेंट्स के वुंडेड हार्ट्स को हील करता है और उनकी जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहता है। रेमंड ने स्टूडेंट्स की तरफ देखा और पूछा, ये सारे इडियट्स कौन हैं? तभी उसके सामने एक नया टास्क प्रकट हुआ। टास्क था मीडियम लेवल के पेशेंट्स की आंसू पोंछना। डिफिकल्टी मीडियम थी। टास्क की एक्सप्लेनेशन में लिखा था कि एक ईवल व्यक्ति डेस्परेट पेशेंट्स की हालत का फायदा उठाता है जो खून के आंसू बहाते हैं, उसे सजा देना और उनके आंसू पोंछना जरूरी है। टास्क की कंडीशंस थीं साल्म की बैंक्रप्सी और पेशेंट्स के डेट्स को राइट ऑफ करना रिवॉर्ड था, 2 बोनस लेवल इंक्रीजेस और 30 एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्रिविलेज था। साल्म की प्रॉपर्टी। रेमंड को यह भी अपॉर्चुनिटी मिली कि वो किसी एक स्किल को टेम्पोररीली रैंक तक बढ़ा सके ताकि टास्क कंप्लीट कर सके। ये सब पढ़ने के बाद रेमंड लॉस्ट हो गया। उसने मन में पूछा, डेट राइट ऑफ करना क्या सच में पॉसिबल है? उसने जोड़ा कि अब तो वो अपना खुद का डेट भी नहीं चुका पा रहा है और कंफ्यूजन में सिर खुजलाने लगा। रेमंड ने मन में सोचा कि साल्म का बैंकरप्ट होना कितना इम्पॉसिबल है। फिर उसने सरप्राइज में पूछा कि टास्क की डिफिकल्टी मीडियम क्यों है। लो तब होती है जब सक्सेस बिना किसी एफर्ट के गारंटीड हो। जैसे कैंसर का सिचुएशन मीडियम आसान नहीं होता, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो पूरा किया जा सकता है। ये वही सिचुएशन है जब फेटल डिजीज की वजह से पूरा परिवार जलाने की नौबत आ जाए। हाई डिफिकल्टी इतनी मुश्किल होती है कि उसे पूरा करने के लिए खुद को पूरी तरह झोंकना पड़ता है। अगर ये मीडियम है तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। रेमंड को याद आया कि वो अपनी स्किल को टेम्पोररीली रैंक तक बढ़ा सकता है, लेकिन इस बार प्रिविलेज है साल्म की प्रॉपर्टी। ये सब सोचकर रेमंड ने भौहें सिकोड़ लीं। उसने खुद को गोल्ड बार्स के बीच इमेजिन किया
और मन में कहा कि अगर वो सफल हुआ तो सुपर रिच बन जाएगा, इसलिए उसे ये टास्क अपनी जान की कीमत पर भी पूरा करना है। ये सोचते हुए उसने हानसन के कंधे पर हाथ रखा, फिर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या वो सच में इस पर आंखें बंद नहीं कर सकता? हानसन खुश हो गया और चिल्लाया कि यही तो एक्सपेक्टेड था, और उसे यकीन था कि मास्टर यही कहेगा। राल ने हाथ उठाकर दृढ़ता से कहा कि वो भी मदद करेगा। क्रिस्टीन ने भी साथ देते हुए कहा कि वो सुनिश्चित करेगी कि वो आदमी कोई अजीब हरकत न करे। इस तरह शुरू हुआ साल्म से पैसे निकालने का ऑपरेशन। एक कैरेज रास्ते पर चल रही थी। रेमंड अंदर बैठा था और खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे याद आया कि जाने से पहले उसने सबको मीट पार्टी का सुझाव दिया था। क्रिस्टीन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि अगर कोई अजीब संकेत मिले तो बात आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। फिर उसने रेमंड का कंधा कसकर पकड़ते हुए कहा कि किसी भी हालत में अजीब कॉन्ट्रैक्ट पर साइन मत करना। यादों से बाहर आते हुए रेमंड ने मुंह पर हाथ रखा और मन में पूछा, क्या हानसन मीट पार्टी की तैयारी ठीक से कर रहा है? कुछ समय बाद साल्म का पैलेस अंदर सब लोग लाल कपड़ों में थे। बड़े टेबल पर बहुत सारे स्वादिष्ट खाने थे। रेमंड ने खाने की तरफ देखा, मुंह में पानी आ गया और मन में कहा कि सब कितना डिलीशियस लग रहा है। साल्म टेबल के दूसरी तरफ बैठा था। रेमंड ने उससे पूछा कि वो किस बिजनेस के लिए मिलना चाहता है। साल्म ने मुस्कुराते हुए कहा कि डिनर के दौरान बात करते हैं। रेमंड के सामने एक नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था कि टास्क है पेशेंट्स के ब्लडी टीयर्स को पोंछना। स्टील हार्ट एक्टिवेट हो गया। रेमंड को स्ट्रांग विल और कन्विक्शन चाहिए। हीलर ने हाथ उठाया और मन में कहा कि अगर वो आज मेहनत करे तो ऐसा खाना सपना नहीं लगेगा, इसलिए उसे खुद को संभालना होगा और सब कुछ अच्छे से करना होगा। एक और नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था कि ओपोनेंट का लेवल एक्सेसिवली हाई है। काउंटर मेजर एक्टिवेट हो गया। रेमंड इस जानकारी से बहुत कंफ्यूज्ड हो गया और मन में पूछा कि क्या, क्योंकि वो एक ब्लैक सोल वाला इंसान है, इसलिए उसे ऐसे क्लासिफाइड किया गया है। साल्म ने मुस्कुराते हुए अपना परिचय दिया और कहा कि उसने बैरोनेट से मिलने की तैयारी अच्छे से की है। फिर उसने वाइन ट्राई करने का ऑफर दिया। सर्वेंट ने रेमंड के ग्लास में वाइन डाली। साल्म ने कहा कि असल में इस मीटिंग की तैयारी इसलिए की गई है ताकि वो रेमंड को कुछ ऑफर कर सके। रेमंड ने पूछा, क्या है? ये साल्म ने पूछा। क्या रेमंड को पेन एंड क्लिनिक चलाने में बहुत फिनेंशियल डिफिकल्टीज हैं? रेमंड ने सोचा और जवाब दिया कि हाँ, ऐसी दिक्कत है। साल्म ने मलिशियसली ग्रिन करते हुए कहा कि फिर उसके पास कुछ है जिसे वो स्ट्रांगली रिकमेंड करता है। साल्म ने वाइड स्माइल के साथ कहा। रेमंड ने फॉर्क मुंह में रखते हुए पूछा कि आखिर साल्म उसे इतनी बड़ी रकम ऑलमोस्ट बिना इंटरेस्ट के क्यों देना चाहता है, क्योंकि क्लिनिक के नजरिए से तो उसे बस ग्रेटफुल होना चाहिए। साल्म ने नीचे देखा और कहा कि वो बैरोनेट की ग्रेटफुल विल से बहुत प्रभावित हुआ है। फिर उसने पूछा, क्या ये कहावत नहीं है, अर्न लाइक अ डॉग एंड स्पेंड लाइक अ सेंट? उसने कहा कि वो अपनी मेहनत की कमाई किसी अच्छे कॉज पर खर्च करना चाहता है। रेमंड ने जवाब दिया, चलो करते हैं। तभी साल्म ने कहना शुरू किया कि अगर रेमंड को डिसीजन लेने में मुश्किल हो रही है तो उसने रेमंड की बात सुनी और कंफ्यूजन में पूछा, क्या? रेमंड ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या वो उसे अभी 1 लाख पेनी उधार दे सकता है? साल्म ने फोर्स्ड स्माइल के साथ जवाब दिया कि वो इतनी रकम देने में खुशी महसूस करेगा। उन्होंने ग्लासेस क्लिंक किए और पेन एंड क्लिनिक के नाम पर टोस्ट किया। साल्म ने सिप लेते हुए मन में सोचा कि इतनी बड़ी रकम देना आसान नहीं है, लेकिन रेमंड को यह तब समझ आएगा जब उसे भिखारी की तरह बाहर फेंक दिया जाएगा। उसने कहा कि आज बहुत एक्साइटिंग चीजें होंगी। फिर पूछा, क्यों ना कसीनो में एक गेम खेला जाए? रेमंड ने अपना ग्लास खाली करते हुए पूछा। कसीनो? साल्म ने मुस्कुराते हुए कहा कि वहां जाने के लिए मास्क पहनने होंगे और डिग्निटी को कोई नुकसान नहीं होगा। उसने मलिशियस स्माइल के साथ पूछा कि रेमंड को यह आइडिया कैसा लगा। कुछ देर बाद वो लोग कसीनो में थे। साल्म बार पर बैठा था और पूछा, क्या रिएक्शन अच्छा रहा? उसके सबॉर्डिनेट ने सिर हिलाकर कहा कि रेमंड पहली बार गैम्बलिंग कर रहा है, इसलिए वो पूरी तरह उसमें डूब गया। फिर पूछा, कितना आगे बढ़ना है? साल्म ने एसआईपी लेते हुए जवाब दिया कि आज जो 1 लाख पेनी रेमंड को उधार दी गई है वही पूरी रकम रेमंड को लगानी है। सर्वेंट ने उत्साह से पूछा, क्या इतनी बड़ी रकम एक साथ लगाना ठीक रहेगा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? साल्म ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बड़ी बात नहीं। अगर रेमंड हार गया
तो फिर वो कहीं भी जाए कुछ कर नहीं पाएगा। रेमंड ने गेम्स में इंटरेस्ट के साथ हिस्सा लिया। उसने सोचा कि गैम्बलिंग तो आसान है क्योंकि वो लगातार जीत रहा है। उसने मन में कहा कि उसने ऑलरेडी 30,000 पेनी जीत लिए हैं, तो अब उसे तुरंत ट्राई करना चाहिए। तभी उसे किसी की प्रेजेंस महसूस हुई। उसने धीरे से पीछे देखा। रेमंड ने एक लड़की को देखा जिसने अपने चेहरे का आधा हिस्सा फैन से ढक रखा था। रेमंड ने डर के साथ सोचा कि वो उसे ऐसे क्यों देख रही है। उसने टेबल की तरफ मुड़ते हुए मन में कहा कि उसे खुद को संभालना होगा, क्योंकि अगर वो रिलैक्स हुआ तो साल्म को बैंकरप्ट करने की बजाय खुद ही बिना पैंट्स के रह जाएगा। तभी एक प्लेजेंट फीमेल वॉइस ने उसे पीछे से पुकारा। रेमंड डर के मारे ब्लश कर गया। लड़की ने झुककर कहा कि कुछ गेम्स सिर्फ वीआईपीज के लिए हैं, और अगर रेमंड लकी रहा तो वो अपनी बेट अमाउंट का 50 गुना जीत सकता है। बेट की कोई लिमिट नहीं थी। उसने कहा कि जैकपॉट लगने पर 50 फोल्ड विन गारंटीड है, और भले ही चांस बहुत छोटा है, लेकिन कौन जानता, शायद बैरोनेट लकी हो। रेमंड ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, और तुरंत लड़की के पीछे चला गया। वो ध्यान से सेकंड फ्लोर पर पहुंचा जहां साल्म उसका इंतजार कर रहा था। साल्म ने अपने असिस्टेंट से कहा कि टूल लेकर आए। फिर उसने रेमंड की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। रेमंड उसके पास बैठ गया। साल्म ने सोचा कि कार्ड्स तो नॉर्मल लग रहे हैं, लेकिन ये रेमंड को रूइन की तरफ ले जाएंगे। उसने हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि ऐसे शानदार इंसान के साथ गेम एंजॉय करना बहुत अच्छा लग रहा है। फिर पूछा कि रेमंड कितना बेट करेगा। रेमंड ने कार्ड्स की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए मन में सोचा। रेमंड ने जवाब दिया कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेट करेगा। ये सुनकर साल्म ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या वो सच में सब कुछ दांव पर लगाना चाहता है? रेमंड ने हाथ उठाकर कहा, क्या उसने अभी अभी यही नहीं कहा था? साल्म ने अपनी सिनिस्टर मुस्कान हाथ से ढकते हुए कहा कि वो तो बस कॉन्फर्मेशन के लिए पूछ रहा था, लेकिन मन में सोच रहा था कि ऐसे बेवकूफ लोगों को पैसा कैसे दिया जा सकता है। डीलर ने बॉस की तरफ देखा और कहा कि अब वो कार्ड्स रिवील करेगा। तभी रेमंड ने कहा, रुको। वो अपनी सीट से उठ गया और पूछा, क्या साल्म ने अभी जैकपॉट के बारे में कहा था कि पे आउट 50 गुना होगा? साल्म ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। रेमंड ने कहा कि अगर ऐसा है तो अगर कोई स्कैम पकड़ा जाए तो पे आउट भी 50 गुना होगा। रेमंड ने साल्म के ऊपर खड़े होकर कहा कि ये इंपीरियल गैम्बलिंग लॉ के अनुसार है। उसने साल्म की तरफ जलती हुई आंखों से देखा जिसमें नफरत थी। साल्म को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ हो गई है। उसने हाथ फैलाकर कंफ्यूजन में पूछा कि हीलर किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन मन में सोच रहा था कि अब कार्ड्स पलटने पड़ेंगे। तभी साल्म ने कार्ड्स पकड़ने की कोशिश की और रेमंड ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए जोर से कहा कि सब लोग देखें, ये स्विंडलर चीटिंग कर रहा है। साल्म डर गया और कहा कि ये सब बकवास है और शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। गार्ड्स रेमंड के पास आए और उसे रोकने को कहा। लड़की और मास्क पहने लड़का ये सब देख रहे थे और तुरंत उस विवाद की तरफ बढ़े। तभी मास्क वाला लड़का हाथ हिलाकर सबको रुकने का आदेश दिया। उसने अपना मास्क उतारा और नीचे से राल निकला। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा कि एम्पायर के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो इस पर चुप नहीं रह सकता। कुछ मास्क्ड लोग गार्ड्स को पकड़ने लगे। राल ने चिल्लाकर कहा कि अब सीन की सर्च होगी कि उसे हैरानी है कि उसका भाई तो खुद ही ज्यादा बैठ कर बैठा था। तभी क्रिस्टीन ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा कि जब वो डूचल फैमिली को बार बार ह्यूमिलिएट करता है तो अब उसे सबक सिखाना होगा। उसने जोर से चिल्लाते हुए साल्म को पूरी ताकत से मारा। रेमंड कॉर्नर में दबकर सोचने लगा कि उसे बहुत कोशिश करनी होगी ताकि क्रिस्टीन को नाराज न करे। कुछ देर बाद साल्म के हाथों में हैंडकफ्स डाल दिए गए। रेमंड ने उससे पूछा कि आज तक जो पैसे उसने गंवाए उनका क्या हुआ। साल्म ने एक्सक्यूजेस देने की कोशिश की। रेमंड ने मुस्कुराते हुए मन में कहा कि सब लोग स्कैम्ड नहीं हुए थे, लेकिन अब उसकी बातों पर कौन यकीन करेगा। उसने मैसेजेस में पढ़ा कि क्वेस्ट कंप्लीट हो गया है और उसे 30 स्किल पॉइंट्स मिले। रेमंड ने खुशी से सिर उठाया और मन में कहा कि अब वो सुपर रिच बनने वाला है क्लिनिक में। रेमंड ने गुस्से में चिल्लाते हुए एक पेपर पकड़ा और पूछा, क्या साल्म सच में एक बेगर है? ब्लू हेयर्ड लड़के ने जवाब दिया कि वो सच में बेगर नहीं है, क्योंकि बाहर से तो लगता है कि उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन असल में वो वही आदमी था जो कसिनो में डॉग मास्क पहने था।
पिग मास्क वाला लड़का बोला कि उसके पास बहुत कम प्रॉपर्टी है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है, इसलिए उसने इतनी जल्दी में बैरोनेट को धोखा देने का फैसला किया। राल ने कंफ्यूजन में पूछा, ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हाल ही में कैपिटल में नए कसीनो के खुलने की अफवाहें थीं और माना जा रहा है कि सारा पैसा वहीं चला गया। लड़के ने रेमंड से कहा कि चिंता मत करो, भले ही पैसे ना हों, वेल्थ के और भी रूप होते हैं। रेमंड ने हैरानी से मुंह खोला और पूछा, क्या ये सच है? ब्लू हेयर्ड लड़के ने नीचे देखते हुए जवाब दिया कि ये सब क्रेडिटर राइट्स हैं। रेमंड बहुत हैरान हुआ। लड़के ने कहा कि ये वो अधिकार हैं जिनसे आम लोगों से पैसे वसूले जा सकते हैं, और अगर रेमंड इंटरेस्ट को भी शामिल करे तो उसे एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट मिलेगा। उसने जोड़ा कि इंपीरियल लॉ के अनुसार साल्म की सारी प्रॉपर्टी और फी कलेक्शन राइट्स अब बैरोनेट को मिलते हैं। रेमंड ने खुद को थ्रोन पर बैठे इमेजिन किया और मैसेजेस में एक सवाल आया, क्या वो अग्री करता है या नहीं? बार में लड़के चर्चा कर रहे थे कि साल्म ने चीटिंग करने की कोशिश की, जैसे वो सब इसी का इंतजार कर रहे थे ताकि उसे रंगे हाथों पकड़ सकें। उन्होंने मग्स टकराए और एक लड़के ने कहा कि एक और चौंकाने वाली बात है। उसने कहा कि बैरोनेट पेनन ने कहा है कि वो उस बास्टर्ड से जुड़े सभी लोगों के कर्ज खुद चुकाएगा। दूसरे लड़के ने पूछा, क्या वो सच में हेवन से उतरा? कोई एंजल है? सब लोग चिल्लाने लगे और रेमंड को हिज लॉर्डशिप रीमन कहने लगे। हिज लॉर्डशिप एक ऑनरेरी टाइटल है जो सिर्फ राजा या सबसे रिस्पेक्टेड व्यक्ति को दिया जाता है। रेमंड ने नोटिफिकेशंस में पढ़ा कि उसकी फेम बहुत बढ़ गई है और रेप्यूटेशन के सर्ज की वजह से उसे जल्द ही नया टाइटल मिलेगा। उसने पढ़ा कि उसका टाइटल अ पर्सन हु हैज रिसीव्ड द फेवर ऑफ द कॉमन पीपल अब बदल कर हो जाएगा अ पर्सन हु इज लव्ड बाय द कॉमन पीपल। रेमंड ने पढ़ा कि नया टाइटल उसे मिला है क्योंकि उसे कॉमन पीपल का प्यार मिला है और इस टाइटल के साथ उसे एडिशनल इफेक्ट्स भी मिले हैं। टाइटल मिलने पर उसका लेवल भी बढ़ा है और उसे 30 बोनस पॉइंट्स मिले हैं। रेमंड टेबल पर बैठा था, उसने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया और मन में कहा कि उसने ऐसा फैसला लेकर शायद पागलपन कर दिया है। वो अपने पैसों को लेकर अपसेट था। क्रिस्टीन ने मुस्कुराते हुए चिल्लाया कि मास्टर इस बार भी इरेजिस्टिबल था। तभी हैंसन ने जोड़ा कि उसे भी ऐसा ही लगा, क्योंकि कसीनो तो एक पल में गायब हो गया। उसने चिल्लाकर कहा कि बिल्डिंग भी चली गई। रेमंड को ये याद आया और उसने मन में पूछा, क्या अगर वो इसे बेच दे तो उसे कुछ पैसे मिलेंगे? रेमंड ने हाथ टेबल पर टिकाए और मन में कहा कि अभी ये सोचने का वक्त नहीं है। लेकिन मुस्कुराते हुए उसने सोचा कि अगर वो कसीनो बेच दे तो पेनन क्लिनिक को एम्पायर का सबसे बेहतरीन बना सकता है। उसने खुशी से चिल्लाया, आगे बढ़ो। सड़कों पर बहुत सारे लोग थे। वो आपस में बात कर रहे थे कि उन्होंने ऐसा नोबलमैन पहले कभी नहीं देखा। इंपीरियल फैमिली में भी ऐसा कोई नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति तो एम्परर की जगह होना चाहिए। लड़की ने होंठों पर हाथ रखते हुए कहा कि रेमंड तो इलेजिटिमेट चाइल्ड है। फिर पूछा, क्या कोई रास्ता है उसकी? दोस्त ने स्टर्नली कहा कि अपनी जुबान संभालो, अगर किसी ने सुना तो तुम्हें पकड़ लिया जाएगा। इंपीरियल पैलेस में 3 प्रिंसेस गजीबो में बैठे थे। उनमें से एक ने पूछा, क्या सच में ऐसी बातें हो रही हैं? कितना सरप्राइजिंग है। सडाल ने हाथ फैलाकर गुस्से में चिल्लाया कि हंसने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। वॉन ने हाथ बांधकर कहा कि यह सिर्फ कॉमनर्स की बकवास नहीं है। रेमंड ने सच में बहुत बड़ा काम किया है। खायरॉन चुपचाप चाय पी रहा था। उसने थोड़ा पीकर कप नीचे रखा और कहा कि उनका पपी बहुत बदल गया है। फिर कप को धक्का देते हुए मॉकिंगली कहा कि पहले वो तो बस एक बदबूदार कचरा था। लर्टन ने अपने भाई की तरफ देखा और मन में कहा कि वो भी खुश नहीं लग रहा। उसने थोड़ा चाय पी और क्रिस्टीन को याद किया, जिससे उसकी शादी की बात चल रही थी। उसने सोचा कि वो अचानक रेमंड की क्लिनिक में शामिल हो गई तो जाहिर है उसके भाई को गुस्सा आया होगा। ये सोचते हुए उसने स्मर्क किया और मन में कहा कि रेमंड को कंपेटिटर मानना उसे बराबरी पर लाना है और वो उस बच्चे से अलग है। अचानक खायरॉन ने कहा कि जब वो रेमंड से मिले तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। ये सुनकर लर्टन बहुत हैरान रह गया। चायरन ने वार्म मुस्कान के साथ कहा कि वो ह्यूस्टन का रूलर बनने की पोटेंशियल रखता है, इसलिए जिसने योगदान दिया है उसे प्रेज मिलनी चाहिए। ये सुनकर लर्टन का चेहरा बदल गया। कायरॉन ने आंखें बंद करते हुए कहा कि उसे और मेहनत करनी चाहिए। लर्टन ने मन में कहा कि अगर एम्पायर की सबसे पावरफुल रॉबिन डूची उसके भाई के साथ नहीं होती तो वो इतनी जुबान न चलाता नहीं। ये अभी खत्म नहीं हुआ है।
ड्रॉन किंगडम में टेंशन बढ़ती जा रही है। उसने बचपन से स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स की पढ़ाई की है। युद्ध ही उसका मौका है। उसने बहुत टेंस एक्सप्रेशन के साथ सोचा कि अब बस इतना काफी है कि उसके पिता का ध्यान उसकी तरफ जाए। खायरन के चेहरे पर मलिशियस मुस्कान थी। पवेलियन में सन्नाटा था। सडाल ने बिना किसी भावना के अपने भाइयों की तरफ देखा। कायरन ने मन में कहा कि ताज तो निश्चित रूप से उसका ही होगा। पवेलियन अब भी शांत था। किरोन ने अचानक आंखें बंद कीं और सडाल से बात की। उसने अपने भाई की तरफ देखा और कहा कि शायद अब उसका एक नया बड़ा भाई होगा। ये सुनकर चौथे प्रिंस ने हैरानी से पूछा कि वो क्या कह रहा है। किरोन ने कहा कि कौन जानता, शायद रेमंड को जल्द ही इंपीरियल फैमिली का ऑफिशियल सदस्य मान लिया जाए। ये सुनते ही सडाल गुस्से से कांप उठा। वो खुद को रोक नहीं पाया और जोर से चिल्लाया कि उसके भाई को ऐसी बकवास बंद करनी चाहिए। सेकंड प्रिंस ने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ कहा कि क्योंकि रेमंड ने अपनी एबिलिटीज से सबको चौंका दिया है, तो अगर वो छोटा भाई बनता है तो सडाल को उसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। फोर्थ प्रिंस गुस्से में अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और चिल्लाया कि ये वो बातें हैं जो उसे सुननी ही नहीं चाहिए, इसलिए वो पहले जा रहा है। ये कहकर वो वहां से चला गया। अब वहां सिर्फ 2 प्रिंस रह गए। लर्टन ने अपने भाई की तरफ देखा और पूछा कि वो सडाल को क्यों इरिटेट कर रहा है। उसने कॉन की तरफ झुकते हुए कहा कि इंपीरियल व्यक्ति बनने के लिए रेमंड को रूलिंग फैमिली के सभी सदस्यों की सहमति चाहिए और वो जानता है कि ऐसा होना नामुमकिन है। सेकंड प्रिंस ने हाथ बांधते हुए पूछा, क्या वो पूछ रहा है कि उसकी आंखों में गुस्सा क्यों है? उसने जवाब दिया, क्योंकि ये सब बहुत मजेदार है। लर्टन ने नाराज होकर मुंह फेर लिया। कॉन ने उसे मैलिस से देखा। उसने हाथ टेबल पर टिकाए और कहा कि जल्द ही फाउंडिंग फेस्टिवल होगा, तब वो अपने पपी को देखेंगे और उन्हें क्यूरियोसिटी होगी कि वो किस रूप में सामने आएगा। लर्टन ने नाराजगी से उसकी तरफ देखा। कॉन ने उंगली टेबल पर टपकाई और जोड़ा कि उन्हें अपने क्यूट छोटे भाई की पैम्परिंग को एक्सेप्ट करना ही होगा। तेज धूप इमारत में आ रही थी। एक वास जोर से दीवार से टकराकर टूट गया। मेड्स डर के मारे झुक गईं। सडाल ने हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी। वो खिड़की से बाहर देख रहा था और सोच रहा था, क्या उसे रेमंड को बड़ा भाई मानना चाहिए। उसने तलवार जमीन में गाड़ दी और मन में कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। उसे पता था कि उसके भाई की बातें कभी सच नहीं होंगी, लेकिन फिर भी वो उसे इरिटेट कर रही थीं। लड़के ने दांत भींचे और सख्ती से आदेश दिया कि उसके अंकल को बुलाया जाए। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। गैरन मुस्कुराते हुए अंदर आया और पूछा, क्या सडाल ने उसे बुलाया है? लड़का खुश हुआ कि वो आया है और कहा कि उसने रेमंड के बारे में बात करने के लिए मिलने का फैसला किया है। उसके अंकल ने हाथ पीछे बांध लिए और समझ गया कि बात किस बारे में है। टेबल पर ग्लासेस और अल्कोहल रखे थे। गैरन ने एक ग्लास उठाया और कहा कि ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बास्टर्ड थोड़ी देर के लिए ही इतना प्राउड हो सकता है। लड़के ने डर के साथ उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या वो श्योर है? आदमी ने उसकी तरफ देखा और जवाब दिया कि वो हीलिंग टेक्निक जो वो बास्टर्ड इस्तेमाल करता है, वो हीलिंग नहीं बल्कि विचक्राफ्ट है। उसने जोड़ा कि उसने हीलर्स टावर के लेवल पर इस बारे में बहुत सोचा है और नतीजा निकाला है कि चिंता करने लायक भी नहीं है। उसने स्मर्क करते हुए कहा कि ऐसा सूडो हीलिंग इस्तेमाल करने वाला इंसान ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। सडाल ने टेबल पर मुक्का मारा और चिल्लाया कि वो और ज्यादा श्योर होना चाहता है, ताकि फिर कभी उसका नाम न सुनना पड़े। उसने मेनेसिंगली जोड़ा। गैरन ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो उसकी बात समझ गया है, इसलिए हीलर्स टावर रेमंड पर नजर रखेगा। आदमी ने जोड़ा कि वो रेमंड को सूडो हीलिंग से लोगों को धोखा देने की सजा दिलवाएगा। उसने कहा कि हीलर्स टावर एम्पायर की कैपिटल में स्थित एक नेशन वाइड ऑर्गेनाइजेशन है और इसलिए उसे एम्पायर के हीलर्स को मैनेज करने का अधिकार है। गैरन ने मलिशियसली ग्राइंड करते हुए कहा कि अगर एम्परर रेमंड को बचाने की कोशिश भी करे तो भी हीलर्स टावर की इंटरवेंशन को नहीं रोक पाएगा। मैंशन में बहुत लोग इकट्ठा थे। रेमंड ने चारों तरफ देखा और मुस्कुराते हुए मन में पूछा कि यहां तक कि फ्लोर का मटेरियल भी इतना हाई क्वालिटी क्यों है। वो खुश था कि बिल्डिंग बड़ी है, क्योंकि ऐसा ग्रैंड मैंशन कैपिटल के बीचों बीच कॉमन पीपल्स क्वार्टर में है और हाल ही में स्लम्स से हटाया गया है, और नोबल डिस्ट्रिक्ट तो बस एक पत्थर की दूरी पर है। रेमंड ने आंसू भरी आंखों से मन में कहा कि अगर वो इसे रीसेल कर पाए। रेमंड ने मन में कहा कि अगर वो इस मैंशन को रीसेल कर पाए तो वो जल्दी ही अमीर बन जाएगा। सर्वेंट ने झुकते हुए कहा
कि नोबल्स ऐसे मैंशंस नहीं खरीदते। उसने जोड़ा कि इसकी स्ट्रक्चर एक कसीनो जैसी है और ऊपर से ये बिल्डिंग कॉमन पीपल्स क्वार्टर में स्थित है। रेमंड कॉरिडोर में चलते हुए सोच रहा था कि उसे ये जगह पसंद है या नहीं, लेकिन अब उसे इसे क्लिनिक की तरह इस्तेमाल करना ही होगा। उसने मुट्ठी भींची और मन में कहा कि शायद ये और भी अच्छा है, क्योंकि एक दिन उसकी क्लिनिक इतनी बड़ी हो जाएगी कि ये मैंशन भी छोटा पड़ जाएगा और वो देखेगा कि ये जगह विजिटर्स से भर चुकी है। उसने खुशी से मन में कहा, चलो शुरू करते हैं। कुछ समय बाद रेमंड अपने मैंशन में अपने कमरे तक पहुंचा। उसने हाथ रगड़ते हुए कहा कि यहां रहना तो एक बड़ी फॉर्च्यून है। उसने अगला हॉल खोला और हैरानी से कहा, अनबिलीवेबल, ये सब बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने लगा है। रेमंड अकेले पूरे मैंशन की सफाई कर रहा था और मन में कहा कि स्केल इतना बड़ा है कि उसे नहीं पता था कि उसे नया स्टाफ हायर करना पड़ेगा और स्टूडेंट्स की संख्या भी नहीं बढ़ी। उसने सफाई और मरम्मत में बहुत पैसा गंवा दिया। डरते हुए उसने मन में कहा कि अब वो उन डेविल्स से और पैसा नहीं उधार ले सकता, क्योंकि वो पहले ही डेंजरस लाइन पार कर चुका है। वर्स्ट केस में रेमंड की आंखों में हॉरर आ गया और उसने चिल्लाया कि वो लोग मैंशन भी छीन सकते हैं। रेमंड को समझ आ गया कि अब उसे अपने मैंशन की रक्षा खुद करनी होगी। उसके स्टूडेंट्स उसे देख रहे थे। क्रिस्टीन पीछे से झांकते हुए सरप्राइज में पूछ रही थी कि मास्टर को पेशेंट्स के लिए इतनी पैशन कहां से मिलती है। हैंसन ने एडमिरेशन से कहा कि वो वर्च्यू प्रैक्टिस करता है जो हर हीलर में होनी चाहिए। अचानक उसने शार्पली लिंडन की तरफ मुड़कर पूछा, और तुम लोग? लड़के ने खुशी से जवाब दिया, रिस्पेक्टेड मास्टर के स्टूडेंट्स। क्रिस्टीन ने लड़कों की खुशी देखी, थोड़ी देर चुप रही, फिर हाथ सीने पर बांधते हुए कहा कि उसके पास भी फ्यूचर है और उसे बराबरी में बने रहना है, तो उसे जाकर पढ़ाई जारी रखनी होगी। हैंसन ने खुशी से चिल्लाया कि उन्हें भी तुरंत प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए। ये कहते ही सब लोग दौड़ पड़े। रेमंड ने यह सब सुना और सरप्राइज में मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था कि उसकी एक्सपीरियंस अक्यूमुलेट हो रही है। फिर एक और वैसा ही नोटिफिकेशन आया और फिर लेवल अप का नोटिफिकेशन। रेमंड ने पढ़ा और सरप्राइज में पूछा, क्या उसका लेवल सच में इतनी जल्दी बढ़ रहा है? अचानक वो बहुत खुश हो गया और चिल्लाया कि इस रेट से तो वो लेवल 70 तक पहुंच जाएगा और अपने स्टैट्स को स्टैमिना में इन्वेस्ट करेगा। कुछ मिनट बाद उसके स्टैट्स थे, स्टैमिना 31, सेंसिटिविटी 26, इंटेलिजेंस 24 और माना 8। सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद रेमंड ने मुस्कुराते हुए चेंजेस एक्सेप्ट किए। फिर उसने सिर झुकाया और मन में कहा कि अब से पेशेंट्स रिसीव करते वक्त कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी मैंशन का दरवाजा खुला। रेमंड ने सरप्राइज में मुड़कर देखा। एक लड़का अंदर आया। उसने रेमंड को एक लेटर दिया और कहा कि यह हीलर्स टावर से है। रेमंड टेंस हो गया और मन में पूछा, यह नोटिफिकेशन क्यों? उसने लेटर खोला और पढ़ना शुरू किया। कुछ मिनट बाद उसने सिर उठाया और कहा कि यह थोड़ा लंबा है, लेकिन समरी यह है कि अगर तुम अनटेस्टेड ट्रीटमेंट मेथड्स इस्तेमाल करते हो और किसी पेशेंट को नुकसान पहुंचाते हो तो तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। रेमंड ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह तो बस हीलर्स टावर की तरफ से एक वार्निंग है। पैसे और फेम हीलर्स के दिमाग को करप्ट कर देते हैं, जिससे वो सूडो हीलर्स बन जाते हैं और नेचुरली पेशेंट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। मैसेंजर की बात सुनकर रेमंड शर्मिंदा हो गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह सब पेशेंट्स के लिए नहीं बल्कि सेल्फ इंटरेस्ट के लिए हो रहा था। इस तरह हीलर्स टावर ने अपने अथॉरिटी को चैलेंज करने की हर कोशिश को पूरी तरह सप्रेस कर दिया। रेमंड ने मन में कहा कि शायद इसी वजह से उसकी ट्रीटमेंट मेथड्स सैवेजरी के स्तर से ऊपर नहीं जाती। हर नई क्रिएटिव कोशिश को हेरेसी कहकर पत्थरों से मारा जाता है। इस ऑफिशियल नोटिस का मकसद शायद उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना भी है। ये निष्कर्ष रेमंड को टेंस कर देते हैं। उसने मन में कहा कि उसके पास न तो ताकत है न ही हिम्मत कि वो हीलर्स टावर से लड़ सके। इन विचारों के बाद उसने शांत स्वर में कहा कि वो उन्हें एक रिप्लाई भेजना चाहता है। उसने मैसेंजर के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा कि वो वही है जो सिर्फ पेशेंट्स के बेनिफिट के लिए काम करता है। मैसेंजर ने रेमंड के हाथ पर जोर से मारा और गुस्से में कहा कि ये सब बकवास है। रेमंड ने बिविल्डरमेंट में अपने लाल हाथ को देखा। मैसेंजर ने कहा कि उसे अपने फैसले पर पछताना नहीं चाहिए और वो तुरंत गायब हो गया।
पीछे एक धुंध छोड़ते हुए रेमंड ने भौहें सिकोड़ते हुए मन में कहा कि अभी तो वो इसे सह सकता है, लेकिन भविष्य के लिए उसे कोई काउंटर मेजर सोचना होगा। वो खुद को ऐसे क्रश्ड नहीं होने दे सकता। बाहर का मौसम साफ था, राउल क्लिनिक के बाहर। रेमंड ने मन में कहा कि ये एक ऐसा ट्रीटमेंट सेंटर है जहां सिर्फ हाई रैंकिंग हीलर्स काम करते हैं। काउंट हेलन के सेंटर को छोड़कर ये एम्पायर का सबसे प्रेस्टिजियस सेंटर है। वहां बिस्तर के पास 2 लोग थे। एक आदमी डर के मारे कांपने लगा और चिल्लाया कि ये नहीं हो सकता। लड़की लाइफलेसली बिस्तर पर पड़ी थी। आंखें बंद हीलर ने बैरन से माफी मांगी और कहा कि उन्होंने पूरी कोशिश की है, अब उन्हें बस मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। सबने डर के साथ बिस्तर की तरफ देखा। बैरन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि कोई रास्ता ढूंढो, वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है, बस उसे बचा लो। आदमी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा कि जैसा उसने पहले बताया था, ग्रीन लिक्विड की पॉकेट में सीरियस इन्फेक्शन हो गया है और वो लगातार इलाज करता रहा, लेकिन हालत और बिगड़ती गई। उसने फ्रस्ट्रेशन में कहा कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। ग्रीन लिक्विड की पॉकेट दरअसल गॉल ब्लैडर का दूसरा नाम था। आदमी ने कहा कि इस हालत में वो उसे नहीं बचा सकते और अक्सर ऐसी बीमारी को ए रैंक हीलर्स ही ठीक कर सकते हैं, लेकिन इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल चुका है। उसने लड़की की तरफ डर और दुख से देखा। हीलर ने नीचे देखा और मन में कहा कि उस आदमी की जिंदगी बहुत कठिन रही है। उसने सोचा कि वो उसे ऐसे नहीं जाने दे सकता। अतीत में सभी नोबल्स अमीर नहीं होते थे। हीलर को याद आया कि स्मेन एक गिरी हुई फैमिली से था। उसने पूरी जिंदगी कठिन हालातों में काम किया और उसकी पत्नी ने उसे समर्पित होकर साथ दिया। स्मेन ने हाथ फैलाया और कांपते हुए मन में कहा कि क्या अब वो कभी आजादी से जी पाएंगे और खुश रह पाएंगे। तभी उसे एक सडन रियलाइजेशन हुआ। उसने तुरंत मुड़कर पूछा, क्या रेमंड से इलाज नहीं मिल सकता? हीलर ने माफी मांगी और कहा कि वो एक लोकल लॉर्ड की बीमारी के इलाज के लिए बिजनेस ट्रिप पर गया है। स्मेन ने पूछा, क्या काउंट हेलन से संपर्क किया जा सकता है? लड़के ने आंखें बंद करते हुए कहा कि वो सिर्फ इंपीरियल फैमिली का इलाज करते हैं। स्मेन ने ठुड्डी पर हाथ रखते हुए कहा कि अब तो सिर्फ बैरोनेट पेनन ही बचता है। ये सुनते ही लड़के ने तुरंत कहा कि वहां जाना बेहतर नहीं होगा, क्योंकि वो जगह बीमारों के लिए है। आदमी ने जवाब दिया कि उसने सुना है कि रेमंड अजीब तरीकों से इलाज करता है, लेकिन अगर वो लड़की को ठीक कर सकता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने मन में कहा कि अब यहां और कुछ उम्मीद नहीं बची है, अब तो बस पेनन क्लिनिक में कोई चमत्कार हो जाए। रेमंड दरवाजे की तरफ पीठ किए खड़ा था। उसने अचानक मुड़ते हुए एक अजीब एहसास महसूस किया। उस वक्त रेमंड को नहीं पता था कि स्मेन लड़की को गोद में लिए क्लिनिक में दाखिल हो चुका है और रेमंड हीलर्स टावर के खिलाफ कोई काउंटर मेजर सोच भी नहीं पाया था। एक विशाल काली घटा रेमंड की तरफ बढ़ रही थी। स्मेन ने लड़की को जमीन पर रखा। कुछ देर बाद ऑपरेशन की तैयारी शुरू हुई। रेमंड ने स्टूडेंट को आदेश दिया कि वेसल्स फ्लश करो और ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली दवा एडमिनिस्टर करो। उसने लड़की की तरफ गंभीरता से देखा और मन में कहा कि वो पहले ही सीवियर शॉक में है और हर्ब्स की नॉलेज से वो मुश्किल से एक ऐसी दवा बना पाया जो ब्लड प्रेशर बढ़ा सके, लेकिन उसकी इफेक्टिवनेस बहुत कम थी। रेमंड ने मन में कहा कि हर्बल एक्सट्रैक्ट से बनी दवा की बजाय उन्हें एड्रेनलिन चाहिए, लेकिन अब उसे कहां से लाया जाए? उसने सोचा कि एड्रेनलिन को जानवरों के शरीर से हार्मोन्स निकालकर आइसोलेट किया जा सकता है, लेकिन उसके पास एल्केमी की स्किल अभी पर्याप्त नहीं है। अगर वो ब्लड प्रेशर थोड़ा भी नहीं बढ़ा पाए तो सर्जरी के ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। रेमंड ने स्टिफनेस के साथ पेशेंट की तरफ देखा और मन में कहा कि अगर नोबल व्यक्ति ऑपरेशन के दौरान मर गया तो हीलर्स टावर उसे सजा देने की कोशिश करेगा। उसने उलझन में पूछा कि अब क्या किया जाए। तभी उसके सामने एक नया टास्क प्रकट हुआ। मेडिकल इक्विपमेंट का टास्क था। एक गंभीर रूप से बीमार पेशेंट को ठीक करना। डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि पेशेंट सीवियर सेप्टिक शॉक में है। रेमंड को अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बचाना होगा। क्वेस्ट की डिफिकल्टी हाई थी। कंडीशन थी कि पेशेंट रिकवर करे। रिवॉर्ड था 2 बोनस लेवल इंक्रीजेस और 40 स्किल पॉइंट्स। क्वेस्ट की विशेषता थी कि रेमंड को नोबलमैन को बचाने वाला हीलर माना जाएगा। एक और नोटिफिकेशन में बताया गया कि पेशेंट की हालत बहुत खराब है। रेमंड बहुत टेंस और वरीड था। क्वेस्ट की डिफिकल्टी हाई थी और रैंक की परवाह किए बिना वो मैजिकल एबिलिटीज हासिल कर सकता था।
रेमंड ने आंखें बंद की और मन में पूछा कि ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए। तभी ऑपरेटिंग रूम का दरवाजा खुला और स्मैन अंदर आया। हैंसन ने तुरंत चिल्लाकर कहा कि उसे अंदर आने की अनुमति नहीं है। रेमंड ने शॉक में उस आदमी की तरफ देखा जिसने जल्दी से माफी मांगी और कहा कि उसे नहीं पता था कि यहां क्या हो रहा है। रेमंड उसके पास गया और कहा कि वो सच बताएगा। हालत इतनी गंभीर है कि ऑपरेशन आसान नहीं होगा। ये सुनकर आदमी ने दुख से सिर झुका लिया और कहा कि उसे अंदाजा था। लेकिन रेमंड ने अचानक कहा स्मैन, और उसकी तरफ देखा। बिना किसी डर या शक के रेमंड ने कहा कि वो अपनी पूरी ताकत लगाएगा। ये सुनकर स्मैन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। रेमंड पेशेंट के पास लौट आया और मन में कहा कि अगर वो सोचें तो ये उसका मौका हो सकता है, क्योंकि यही वो पेशेंट है जिसे राउल क्लिनिक ने छोड़ दिया था। उसने महिला के चेहरे की तरफ देखा जहां दर्द साफ दिख रहा था और मन में कहा कि हीलर्स टावर का रेजिस्टेंस करने का एकमात्र तरीका है। इस पेशेंट को ठीक करना। उसने ये भी समझा कि वो ही एकमात्र उम्मीद है उस पेशेंट के लिए जिसे सबने अनदेखा कर दिया है। ये सोचते हुए रेमंड ने स्टोर खोला। वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट था। उसने स्टोर के चारों तरफ देखा और मन में पूछा कि ऐसी स्थिति में कौन सी मैजिक खरीदी जाए। हीलर ने समझा कि इस पेशेंट को बचाने के लिए पहले वाइटल साइंस स्टेबलाइज करने होंगे। ये रियलाइजेशन आते ही उसने पूछा कि कौन सी मैजिक ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए सूटेबल होगी। उसे ऐसा लगा जैसे रेत उसके अंदर से बह रही हो, जिससे वो नर्वस हो गया। उसने समझा कि अब भी कीमती समय निकलता जा रहा है। उसने आंखें बंद की और मन में पूछा कि अब क्या करे। तभी हैंसन ने जोर से चिल्लाया कि वो मुसीबत में है। रेमंड तुरंत होश में आया। उसके स्टूडेंट्स डर से चिल्ला रहे थे कि लड़की का ब्लड प्रेशर और गिर गया है और उसका पल्स धीमा हो गया है। रेमंड ने तुरंत समझा कि कार्डियक अरेस्ट आने वाला है। हीलर ने अचानक साइड की तरफ देखा और मन में पूछा एपिनेफ्रीन एड्रेनालाइन। रेमंड ने स्टोर में बर्जरकर मैजिक स्किल देखी और मन में पूछा क्या उसे इसकी जरूरत पड़ेगी। तभी एक नोटिफिकेशन सामने आया जिसमें लिखा था कि क्लास लेवल की तुलना में स्किल लेवल बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे सीखना संभव नहीं है। ये मैजिक सिर्फ लोन पर दी जाती है। रेमंड हैरान रह गया और पूछा रेंटल। एक्सप्लेनेटरी विंडो में लिखा था कि वो ऐसी हाई लेवल स्किल को रेंट कर सकता है जिसे करंट क्लास से नहीं सीखा जा सकता और उसे लिमिटेड बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए स्किल पॉइंट्स खर्च होते हैं। रेमंड ने बर्सरकर मैजिक रेंट की स्किल डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि टारगेट को फ्रैंटिक एड्रेनलिन फ्यूरी मिलती है, जिससे उसे ट्रेमेंडस कॉम्बैट पावर मिलती है। एक और नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था कि रेंट की गई स्किल को सिर्फ 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सब पढ़ने के बाद रेमंड ने अपने हाथों की तरफ देखा और सरप्राइज में पूछा 100 पॉइंट्स एक बार के लिए, लेकिन क्या इसका डिजायर्ड इफेक्ट होगा? ऊपर से ये कर्स्ड मैजिक है। उसने शार्पली सिर उठाते हुए मन में कहा कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। उसने तुरंत हाथ आगे बढ़ाए और बर्जरकर मैजिक एक्टिवेट की लड़की का शरीर तुरंत हीलिंग माना से घिर गया। नोटिफिकेशन में लिखा था कि कर्स्ड ऑब्जेक्ट की क्रिएशन कोमा में है और कंफ्यूजन ऑफ माइंड की कर्स फेल हो गई। लड़की ने धीरे धीरे सांस लेना शुरू किया। रेमंड ने साइड की तरफ देखा और सोचा, तभी सबने हैरानी से मुंह खोल दिए। हैंसन ने जोर से चिल्लाया कि प्रेशर बढ़ रहा है और पल्स फिर से 130 हो गया। रेमंड ने मुस्कुराते हुए मन में कहा कि यह काम कर गया, क्योंकि वो कोमा में थी, इसलिए कंफ्यूजन ऑफ माइंड नहीं हुआ। रेमंड ने सोचा कि बर्जरकर मैजिक का इस्तेमाल सिर्फ सीवियर शॉक में ही किया जा सकता है, क्योंकि ये अनकॉन्शियसनेस ला सकता है। उसने नीचे देखा और मन में कहा कि उसे नहीं पता कि इस कर्स के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, लेकिन ये एपिनेफ्रिन का सबसे अच्छा एम्बॉडीमेंट था। उसने दृढ़ता से कहा कि अब इमरजेंसी ऑपरेशन शुरू होगा। कुछ देर बाद सारे हीलर्स पेशेंट के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। रेमंड ने हैंसन को आदेश दिया कि लिवर को उठाओ ताकि देखा जा सके। साथ ही क्रिस्टीन को कहा कि स्टमक को उल्टी दिशा में घुमाओ। रेमंड ने मन में कहा कि पेशेंट की बीमारी गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन है, यानी सिस्टाइटिस। उसने सोचा कि प्रॉब्लम यह है कि गॉल स्टोन्स और गॉल ब्लैडर ने बाइल के फ्लो को ब्लॉक कर दिया है और सिस्टाइटिस भी साथ में है। रेमंड ने मन में कहा कि यही वजह है कि हाई रैंकिंग हीलिंग भी काम नहीं आई
और इस केस में अगर गॉल स्टोन्स नहीं निकाले गए तो पेशेंट की हालत नहीं सुधरेगी। उसने सोचा कि वो सर्जन की निम्बल हैंड्स की स्किल और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर रहा है। उसकी सेंसिटिविटी लगातार बढ़ रही थी। उसने लिंडन से कहा कि आयरन टोंग्स। दो लड़के ने दृढ़ता से जवाब दिया, हाँ। रेमंड ने मन में कहा कि अगर प्रोसेस में गॉल ब्लैडर डैमेज हो गया तो बाइल लीक होकर बाद में पेरिटोनाइटिस पैदा कर सकता है। रेमंड ने किडनी स्टोन्स निकाले और उन्हें देखकर मन में कहा कि सब कुछ बिना किसी प्रॉब्लम के रिमूव हो गया। नोटिफिकेशन में लिखा था कि उसने पेशेंट को क्यूर कर दिया है। उसे तुरंत बोनस लेवल अप मिला। उसने पढ़ा कि उसे 40 स्किल पॉइंट्स मिले। रेमंड ने मुस्कुराते हुए पेशेंट की तरफ देखा। उसने मैसेज पढ़ा कि अपनी इंडोमिटेबल विल से उसने एक गंभीर रूप से बीमार पेशेंट को बचा लिया जिसे ठीक करना मुश्किल था। उसे एडिशनल बोनसेस और एक और बोनस लेवल अप मिला। साथ ही 20 एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी ब्राइट सनलाइट बिल्डिंग के अंदर आ रही थी। स्मेन ने रेमंड का हाथ पकड़ा और सिंसियरली उसका धन्यवाद किया। उसने कहा कि जब वो राउल क्लिनिक से निकला था तो पूरी तरह डिस्पेयर में था। रेमंड ने जवाब दिया कि उसने तो बस एक हीलर की तरह अपना काम किया है, इसलिए ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। आदमी ने कंफ्यूजन में कहा कि उसे सच में नहीं पता कि वो इस फेवर का बदला कैसे चुकाए। रेमंड ने मुस्कुराते हुए कहा कि सब ठीक है। उसने जोड़ा कि वो एक हीलर है। स्मेन ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, जबकि रेमंड ने कहा कि उसके लिए इतना ही काफी है कि वो खुश है।